20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया के 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। इस तूफान को देखकर लग रहा है चंद पलों में सब कुछ इसमें विलीन हो जाएगा। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से आई हैं, जहां कारमोचनी नदी उफान पर है और धरियावद प्रतापगढ़ हाईवे पर इस कदर बह रही है जैसे इस हाईवे पर अब उसका ही राज है। हाईवे पर इस कदर पानी बहता देखने के लिए दोनों तरफ से लोगों की भीड़ उमड़ रही है और कुछ लोग इस सैलाब में बह रही लकड़ियों को बीनने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन की ओर से बार बार लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। कुछ लोग तो इस तूफान में भी आगे जाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना जान जोखिम में डालने जैसा है। करमोई नदी में इतना पानी आया है, लेकिन ये गंदगी का जो ढेर लगा हुआ है करमोई नदी में, तो इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि साफ पानी लोगों को मिल सके। और ये नदी जो है सीता माता के जंगल से निकलती है। सीता माता को पवित्र मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो ये बरसात और होना किसानों के लिए बहुत अच्छे संकेत है। आसमान से राहत की बारिश क्या हुई? बांसवाड़ा की गलियों में कुछ घंटों के लिए आफत का सैलाब आ गया। शनिवार से बांसवाड़ा में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। उसके थमने से पहले ही शहर की कई गलियां जलमग्न हो गईं। इस बारिश से जहां शहर के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, वहीं इस बारिश की वजह से तापमान में जो गिरावट आई वो उनके लिए राहत की खबर रही। इतना ही नहीं, इस बारिश की वजह से बांसवाड़ा के किसानों के चेहरे पर खुशी भी लौट आई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा जिले में 25.64 mm औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले में सर्वाधिक बारिश घाटोल क्षेत्र में 69 mm हुई है। वहीं बांसवाड़ा शहर में 26, केसरपुरा में 20, दानपुर में 38, मोंगड़ा में 34, जगपुरा में 35, गढ़ी में 20, लोहारिया में 28, अर्थुना में 21, बागीदौरा में 12, शेरगढ़ में 15, सल्लोपाठ में 21, कुशलगढ़ में 12 और सज्जनगढ़ में 8 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। दौसा में बारिश की कामना के लिए भोजवाड़ा गांव के लोगों ने हवन पूजन किया। साथ ही इन्होंने रामचरितमानस का पाठ कर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की है। बारिश के लिए पूजा करने वाले इन लोगों का कहना है, यहाँ अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई और तो और जो बारिश हुई वो इस कदर हुई कि उसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। बताते हैं जुलाई के महीने का अंतिम हफ्ता चल रहा है, लेकिन मॉनसून अभी तक जयपुर संभाग में पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ। दौसा जिले का भी हाल जयपुर जैसा ही है। यहाँ भी अभी तक नाम मात्र की बारिश हुई है और अनेक इलाके अभी भी सूखे पड़े हैं और बुआई तक नहीं हुई है। आज हम हमारे ग्राम में भोजवाड़ा के अंदर जो राम दरबार है, जो हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर एक अनुष्ठान कर रहे हैं यज्ञ का, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण फसल सूखे जा रही है। नागौर में ढेर रोड पर शनिवार की देर रात भारी बवाल हुआ। यहाँ मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद दो पक्षों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चेनार गांव के रहने वाले राजाराम अपने परिवार वालों के साथ लिखमी दास मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी दूसरी तरफ से आए एक बाइक सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद मौके पर दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और फिर बहस के बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि थोड़ी ही देर में दोनों गुटों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हुए। बाद में मामला शांत कराने पहुंची सदर थाना पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसमें एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। आखिरकार कई घंटों के बवाल के बाद मामले को शांत कराया गया। दौसा में शनिवार की रात चोरों ने 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों का माल उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर 2 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की खबर दुकान मालिकों को तब लगी जब वो रविवार की सुबह दुकान खोलने पहुंचे। दुकान पहुंचने पर उन्होंने देखा उनकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई।
चोरी की खबर मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, दुकानों का शटर खुलवाया। शटर खुलवाने के बाद पता चला चोरों ने दुकानों के अंदर से लाखों रुपए का सामान और नकदी पार कर दी है। खास बात ये कि गारमेंट्स की दुकान पर जहां कपड़ों के ढेरों बैग चोर अपने साथ ले गए, ज्वेलरी की दुकान पर भी चोरों ने नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पूनम टॉकीज के पीछे ये सूरज टावर है, इसमें एक गारमेंट्स की दुकान है और एक कपड़े की दुकान है। इनके ताले टूटे हैं और मौका देख लिया। करौली के टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के धवान गांव में लगभग एक हफ्ते पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर सवाल उठने लगे। इस मामले में एक पीड़ित ने पंचायत प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। कहा कि खातेदारी की भूमि में भी जबरन तोड़फोड़ की गई। पीड़ित राजन मीणा का कहना है ग्राम पंचायत सरपंच समेत उपखंड प्रशासन की इसमें मिलीभगत है। इस कार्रवाई से उसे काफी नुकसान हुआ। इसे लेकर राजन मीणा ने जिला कलेक्टर से भी शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है उसका मकान अतिक्रमण में नहीं होने के बावजूद सरपंच और प्रशासन की मनमानी के चलते 4 दीवारी, शौचालय और पाटोर पोष में तोड़फोड़ कर तहस नहस कर दिया गया। मेरे खातेदारी का 18 एकर का खेत है जी, जिसमें मेरे 14.5 एकर में ही मेरा निर्माण बना हुआ है। अच्छा। और मेरा बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये पहले भी पिछले सरपंच के टाइम पे उससे पहले भी 4 बार नप चुका, जबकि मेरा ये 14.5 एकर का 14.5 एकर के अंदर ही निर्माण कार्य है। और खातेदारी का ये 18 एकर का रजिस्टर्ड खेत है, मेरी बाप होती है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी सरपंच पति राकेश मीणा सर उन्होंने जबरदस्ती से मेरे को ये नुकसान पहुंचाया, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी सारे लोग शामिल हैं। एक गिरोह है जो कि बच्चों को इधर से उधर भिक्षावृत्ति के अंदर धकेल रहा है। हाथों में मजबूरी के सिक्के और मजदूरी की बेड़ियों में मासूम बचपन, लेकिन किसी फैक्ट्री या दुकान पर नहीं, बल्कि सड़क, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से कमाई। रकम ज्यादा नहीं है, लेकिन वजन बेहद ज्यादा है। इतना ज्यादा जिससे माँ बाप का कर्जा चुकाया जा रहा था। बच्चों को भीख की बेड़ियों में जकड़ने वाले इस गिरोह का खुलासा उस वक्त हुआ जब चूरू में 3 मामले सामने आए और इन बच्चों से भीख के पैसे बरामद हुए। चाइल्ड लाइन टीम को पता करने पर पाया कि उस बच्चे के 1 लाख रुपए माता पिता के द्वारा उधार लिए गए थे, तो मालिक ने उस बच्चे को अलग अलग जगह पर भिक्षावृत्ति के लिए उन पैसों की पूर्ति करने के हेतु भेज दिया है। चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन बालकों की तस्करी को लेकर एक्शन में है। इसी अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। जोधपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक दुकान के बाहर 2 सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर झाड़ू से वार करने लगा, जबकि एक दूसरा आदमी उन सांडों पर पानी फेंकता दिखा। लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड ने लड़ाई छोड़कर वहां की एक दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने उसे किसी तरह वहां से भगा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। टोंक पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक और प्रकृति से जुड़े कार्यों में आगे है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस वालों ने उनियारा उपखंड के बनेठा थाने में पौधारोपण किया। सीओ प्रदीप गोयल की मौजूदगी में बनेठा थाना परिसर में इस पौधारोपण कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को संदेश दिया गया कि पर्यावरण को बचाना है। इस मौके पर उनियारा सीओ प्रदीप गोयल ने कहा कि पेड़ हमें जीवन देते हैं और कोरोना काल में पेड़ों का महत्व हम सब लोग समझ चुके हैं। पेड़ नहीं होने के कारण कई मरीजों को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा, इसलिए हमें दैनिक जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने कहा पर्यावरण संतुलन में पेड़ों की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, छाया, फल और कई औषधियाँ प्राप्त होती हैं। हमें हर साल एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक मनुष्य को, इस पृथ्वी को हमें देने की हमारी ड्यूटी है। इस पृथ्वी से हम आजीवन ऑक्सीजन लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, फल लेते हैं, सारी सुविधाएं ये हैं। तो हम आजीवन इसको इसी अभियान के तौर पर नहीं लेते हुए आजीवन वृक्षारोपण करें, ये प्रण लेकर के हम इस पुलिस थाना बरनेटा से हम जा रहे हैं। जी हाँ, जिम्मेदारों ने अपना बखूबी फर्ज निभाया। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को फौरन राहत पहुंचाया है। जी हाँ, बाड़मेर नगर परिषद के 4 कर्मचारियों ने कोरोना से जान गंवाई, तो जिम्मेदारों ने अपना फर्ज निभाया और बेसहारा हुए परिवारों को मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए सामने आ गए। हर मुमकिन मदद का न सिर्फ भरोसा दिया, बल्कि आश्रितों ने जैसे ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन किए, अधिकारियों ने फौरन फाइलों का निपटारा कर 4 आश्रितों को उसके शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। मेरे फादर का नाम बरकत अली है। बरकत अली जी मेरे फादर ने जो कनिष्ठ सहायक जिला परिषद ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित थे। 28 मई 2021 को उनका कोरोना पॉजिटिव की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और हमने फिर जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए 15 दिन बाद एप्लीकेशन डाली, जो जिसके उपरांत हमें आज जिला प्रमुख साहब और सीओ साहब ने हमको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। इकबाल को अनुकंपा पर कनिष्ठ सहायक की नौकरी मिल गई है, तो इसी तरह कोरोना से जान गंवाने वाले कनिष्ठ सहायक किशन लाल, सहायक विकास अधिकारी फतेह सिंह चौहान और सहायक कर्मचारी गोपाल सिंह के आश्रितों को भी फौरन उनके शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक अनुकंपा पर नौकरी दे दी गई। ये कमाल की हाईटेक बस है। संकट काल में बिना टेंशन सफर कराने वाली बस। भले ही ये अभी बस मॉडल है, लेकिन इसमें मुसाफिरों को वायरस से बचाने का पूरा इंतजाम है। पूरी तरह ऑटोमेटिक इस बस में यात्रियों को हाथों को सैनिटाइज करना हो, मास्क मुहैया कराना हो या फिर यात्रियों का टेम्परेचर लेना हो, सब कुछ ऑटोमेटिक है। इतना ही नहीं, इस बस में संगीत सुनाने से लेकर लाइट सिस्टम भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इस हाईटेक बस के मॉडल को 12 पॉलिटेक्निक कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने खास तरह का डिवाइस तैयार किया है। तो मेरे अंदर विचार आया कि क्यों ना इसी मशीन के अंदर टेम्परेचर सेंस भी किया जाए और किसी का अगर ज़्यादा आ जाए तो सायरन के द्वारा कोई भी पास में जो गार्ड बैठा रहे उसको अवगत हो जाए कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इन्हीं सेंसरों का इस्तेमाल करके इसको बहुत अच्छे से बनाया और इसका इस्तेमाल शादी ब्याह और स्कूल कॉलेजेस कार्यालय कहीं भी हम कर सकते हैं। जिन लोगों ने कोरोना की संकट काल में लोगों की मदद की, इंसानियत की सेवा की, वक्त पर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई, वैसे ही लोगों को सवाई माधोपुर में सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर में सामाजिक संगठन सिंपल फाउंडेशन की ओर से बजरिया स्थित शिव मंदिर कॉन्फ्रेंस हॉल में कोरोना योद्धाओं के लिए सोशल हीरो अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस स्पेशल आयोजन में उत्कृष्ट काम करने वाले 121 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया गया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 79वें एपिसोड में आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस बार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु समेत देश भर में इनोवेटिव काम कर रहे लोगों की तारीफ की। साथ ही वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से हैंडलूम और खादी का इस्तेमाल करने की भी अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, देशभक्ति की यही भावना हमें जोड़ती है। टोक्यो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों की भी पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में बात की और कहा कि टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों को देखकर पूरा देश रोमांचित है।
अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने पिछले 50 दिन से भी ज्यादा वक्त से गायब स्वीटी पटेल केस की गुत्थी आखिरकार सुलझा ली। खास बात ये कि क्राइम ब्रांच ने इस केस में स्वीटी पटेल के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई को भी गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक स्वीटी पटेल और अजय पटेल के बीच अजय देसाई की शादी को लेकर काफी झगड़े होते थे, जिस वजह से अजय देसाई ने स्वीटी पटेल की हत्या की प्लानिंग बनाई। अजय ने स्वीटी का उसके घर में गला दबाकर हत्या की और पूरे प्लानिंग के साथ स्वीटी की लाश को वडोदरा भरूच हाईवे पर एक होटल मालिक के साथ मिलकर जला दिया। इसके बाद अजय पटेल ने खुद स्वीटी पटेल की गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवाई। हालांकि इतने दिनों तक स्वीटी पटेल की किसी भी तरह की जानकारी न मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ पुलिस इंस्पेक्टर पर। जब इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई और क्राइम ब्रांच ने नार्को टेस्ट कराना चाहा, तो अजय देसाई ने खुद की तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाया। तब पुलिस का शक और भी मजबूत हो गया। पुलिस ने अजय के घर की फोरेंसिक जांच की तो घर के अंदर से ब्लड के स्पॉट भी बरामद हुए। साथ ही जहां पर लाश जलाई गई थी वहां से हड्डी के सैंपल मिले हैं, जिसे डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। ओडिशा का कुख्यात अपराधी शेख हैदर की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है 1990 के दशक के कुख्यात अपराधी शेख हैदर को कटक जिले के चौधवार जेल से मयूरभंज जिले की बारीपदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। इस बीच रास्ते में हैदर ने टॉयलेट के बहाने पुलिस से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर में वो पेट में गोली लगने से मारा गया। हैदर का एनकाउंटर बालेश्वर जिले के सुमुलिया के पास हुआ। हैदर के शरीर में 3 गोलियां लगी थी, 1 गोली बाएं हाथ में और 2 गोलियां उसके पेट में लगी थी। एनकाउंटर के बाद गंभीर अवस्था में हैदर को बालेश्वर जिला मुख्यालय अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस की ओर से हुए इस एनकाउंटर पर हैदर की पत्नी ने सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि उनका पति जेल में था, उसे कब और क्यों बाहर लाया गया इसकी उसे कोई जानकारी नहीं दी गई और वो भागने वालों में से नहीं था। हैदर की पत्नी ने ये भी बताया कि हैदर पिछले 16 साल से जेल में था। एक बार उसने कटक जिले के एससीबी मेडिकल कॉलेज से भागने की कोशिश की थी। हालांकि उसके बाद से पत्नी ने हर एक जांच प्रक्रिया में पुलिस का साथ दिया और हैदर फिर गिरफ्तार हुआ था। हरियाणा के हिसार से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक सांड ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस इलाके में आवारा जानवरों के हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। इस बार ये बुजुर्ग महिला शिकार बनी। बताया जा रहा है बुजुर्ग महिला जैसे ही गली से गुजरी, पीछे से आ रहे सांड ने उस पर हमला कर दिया और उसे सींग से उठाकर नीचे पटक दिया, जिसके बाद वो सांड वहां से चला गया। सांड के जाने के बाद आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले, जमीन पर गिरी महिला के पास पहुंचे। इस हमले में वो इस कदर घायल हो गई कि उठ भी नहीं पा रही थी। कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों को बुलाया और नीचे गिरी महिला को किसी तरह उठाया गया। बताया गया कि उसके सिर में काफी चोटें आई हैं और कई टांके भी लगे हैं। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है और आज जलस्तर 3 से 4 सेंटीमीटर और बढ़ने की संभावना है। सरयू का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लोग डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि निचले इलाकों में बाढ़ के पानी के घुसने की संभावना है। 92.820 है, जो कि खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अभी तकरीबन आज 24 तारीख को लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर और बढ़ने की अभी उम्मीद है। प्रशासन ने तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं, लेकिन बावजूद उसके निचले इलाकों में बाढ़ के पानी के घुसने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ा है। खतरे के निशान 92.730 से 9 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि 92.820 पर सरयू का जलस्तर पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट हो चुका है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को ऊपर और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दिल्ली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक आदमी की जान बाल बाल बची। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में साफ साफ दिखा कि वो आदमी अपने एक रिश्तेदार के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी ट्रेन अचानक चल पड़ी, जिसके बाद उस आदमी को कुछ नहीं सूझा और वो अपना सामान एक बोगी में फेंक कर उसमें चढ़ने लगा कि तभी उसके साथ हादसा हो गया।
ट्रेन पर चढ़ने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में बची खाली जगह में गिर गया, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद आरपीएफ का जवान तेजी से दौड़ा और उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन उस आदमी ने डिब्बे का दरवाजा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वो काफी दूर तक घसीटता चला गया। हालांकि आरपीएफ के जवान ने उसे किसी तरह मौत के मुंह में जाने से बचा लिया और इस दौरान प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उत्तराखंड के नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों का जमावड़ा फिर नजर आया। देश के अलग अलग शहरों से पर्यटक बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के ही नैनीताल पहुंच गए। खास बात यह कि इनमें से 6 पर्यटकों में कोरोना की पुष्टि की गई। नैनीताल में भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस ने 12 पत्थर पर पर्यटकों को रोका और बिना रिपोर्ट और होटल में बुकिंग नहीं होने वालों को वापस भेज दिया। जिन लोगों की बुकिंग थी उनको कोविड जांच के बाद शहर में एंट्री दी गई है। नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और ये देख सकते हैं कि 12 पत्थर चौकी है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आरटीपीसीआर आपके पास है या नहीं, और जो जिनके पास आरटीपीसीआर या होटल की बुकिंग नहीं है, इस तरह से जिस तरह से इस गाड़ी को वापस भेजा जा रहा है, इसी तरीके से जो वाहन है उनको वापस भेजा जा रहा है। और इन सारे लोगों से ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आप आरटीपीसीआर लेके आएं या फिर होटलों की बुकिंग है। यहाँ पर्यटकों के जमावड़े को देखते हुए पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी। उसके बाद से लगातार उत्तराखंड के बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है। बॉर्डर पर गाड़ियाँ रोककर सभी से आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उन्हें पुलिस वापस भेज रही है। वीकेंड को देखते हुए प्रशासन ने अपनी सख्ती और भी बढ़ा दी थी, फिर भी यहाँ लोगों की भीड़ लग ही गई। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। चीन के हेनान प्रांत में आई बाढ़ ने उसे ऐसा बेबस किया कि अब वहां लोगों को बचाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें काम पर लगा दी गई हैं। बताया गया कि प्रांत की राजधानी में 20 से ऊपर मशीनों के जरिए बाढ़ में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। खास बात ये कि पानी से भरकर तालाब बनी जिन सड़कों पर अब तक नावें चलाकर लोगों को बचाया जा रहा था, वहाँ से बचाव अभियान की बिल्कुल अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाली मशीनें सड़कों पर भरे पानी को चीरते हुए मदद का इंतजार कर रहे लोगों तक पहुंची और फिर मशीन के जिस हिस्से पर खुदाई के बाद मिट्टी या मलबा ढोया जाता है, उस पर सवार होकर लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाते दिखे। हेनान में बाढ़ का पानी घटने की वजह से हालात पहले से थोड़े बेहतर जरूर दिखे, लेकिन चीन के सिर से संकट के काले बादल छटे नहीं हैं और अब उसके पूर्व में बसे जेजियांग प्रांत की तरफ एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है, जो 1-2 दिन में उसके तट से टकरा सकता है। इसलिए वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शांत रहने वाला समंदर बेचैन दिखा। इसकी ऊंची ऊंची तेज लहरें किनारा तोड़कर लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए बेताब नजर आई। तूफान की आहट भर से समंदर में मचते तांडव को देखकर प्रशासन ने बंदरगाहों पर खड़ी मछुआरों की नावों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया और मछुआरे जल्द से जल्द अपनी नावें लेकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।